चलिए, तो अभी तक में आपको हमने बताया आज कि इनपुट ऑफ मशीन क्या होता है। इनपुट ऑफ मशीन आपको समझ में आ गया। देखो भाई, ये ना मशीन कई प्रकार के होते हैं। जो आपको पढ़ना है ना, वो पढ़ना व्हील एंड एक्सेल। व्हील एंड एक्सेल पढ़ना है, जो हम आगे आपको बताएंगे भी, ठीक है। उसका जो प्रैक्टिकल होगा लैब में, वो भी करके उसका अच्छे से वीडियो करके उस पर नोमरिकल भी बनवाएंगे आपसे। सारा कुछ डिटेल से होगा व्हील एंड एक्सेल का, ठीक है, वो बाद में होगा। पर अभी समझने के लिए हम आपको बतलाते हैं फिर से एक बार, लास्ट बार है ये। इनपुट ऑफ मशीन क्या होता है कि अगर हम किसी चीज पर, अगर हम यहाँ पर इफर्ट लगाए, इफर्ट का मतलब आपको पहले पता है, अगर वो इतना दूर तक डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डिस्टेंस कवर किया, जिसका यानी कि वैल्यू रखते हैं हम डी ई, तो ये ई को मल्टीप्लाई अगर हम इस डी ई से कर दें, तो जो हमें वैल्यू मिलता है वो कहलाता है इनपुट ऑफ मशीन। आप लोग को समझ में आ गया इनपुट ऑफ मशीन। जबकि इसी का ठीक उल्टा क्या होता है, आउटपुट ऑफ मशीन होता है। आउटपुट ऑफ मशीन मतलब कितना वेट ऊपर गया था, लिफ्ट किया था, मूव किया था, और उसकी कितना डिस्टेंस है, उनको जब आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो वो हमें मिलता है क्या, आउटपुट ऑफ मशीन। इनपुट ऑफ मशीन, आउटपुट ऑफ मशीन समझ गए। अब थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं क्या कहते हैं हम। कहते हैं कि इफ इफ इनपुट द इनपुट ऑफ मशीन इज वर्क डन बाय द मशीन। इनपुट ऑफ मशीन क्या होता है, तो इनपुट ऑफ मशीन होता है जो वर्क करता है मशीन, वो होता है। इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ, ये कैसे हम मापते हैं, कैसे हम जानते हैं कि ये कैसे निकलेगा। इट इज मेजर्ड मतलब ये मापा जाता है बाय द प्रोडक्ट, गुना करके, ऑफ इफर्ट, इफर्ट मतलब ई, इफर्ट मतलब ई, एंड द डिस्टेंस थ्रू विच इट हैज बी मूव, और जितना डिस्टेंस ने मूव किया, कितना डिस्टेंस मूव किया, इन्होंने डी डब्ल्यू मूव किया, तो ई गुने डी डब्ल्यू जो होगा वही मेरा होगा इनपुट ऑफ मशीन, ठीक है। इनपुट ऑफ मशीन होगा यानी कि इफ, यानी कि द इनपुट ऑफ मशीन इज वर्क डन बाय द मशीन। इनपुट ऑफ जो मशीन होता है वो वर्क डन जो मशीन करता है, जो करने के लिए देते हैं वो होता है, ठीक है। ये एक्चुअल में इतना नहीं होता है, पर ये हम देते हैं, ठीक है, जो हम देते हैं वो इनपुट होता है, ठीक है। द इनपुट ऑफ मशीन इज द वर्क डन बाय द मशीन, इट इज मेजर्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू डी ई बोल दिए, थ्रू विच इट इज हैज बीन मूव, ठीक है, जितना से मूव करता है। इनपुट ऑफ मशीन का आप फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पर। इनपुट ऑफ मशीन को हमने लिख दिया इफर्ट गुने डी ई, इफर्ट गुने डी ई। तो आई होप कि आपको इनपुट ऑफ मशीन समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरा आउटपुट ऑफ मशीन। तो इनपुट ऑफ मशीन भी आप समझ चुके हैं, आउटपुट ऑफ भी मशीन आपको हमने पहले ही समझा दिया है, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ मशीन होता क्या है कि दी आउटपुट ऑफ मशीन इज एक्चुअल वर्क डन बाय द मशीन। जो आउटपुट ऑफ मशीन होता है ना, वो एक्चुअल वर्क डन होता है। हमने पहले बोला था जो इनपुट होता है वो एक्चुअल में नहीं होता है। इनपुट में हम देते हैं पर उतना हमें रिटर्न आता नहीं है, जो हमें आता है वो एक्चुअल होता है, ठीक है। तो द आउटपुट ऑफ मशीन इज एक्चुअल वर्क डन बाय द मशीन, इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ लोड। अभी कुछ देर पहले बताए थे, इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड डिस्टेंस थ्रू विच इट हैज बीन मूव्ड, यानी कि कितने डिस्टेंस ने मूव किया, डी डब्ल्यू से मूव किया। फिगर कहाँ है, फिगर यहाँ है, ठीक है, फिगर वहां पर है, आपने देख लिया। यानी कि इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही कहलाएगा क्या, वही कहलाएगा आपको क्या कहलाएगा, आउटपुट ऑफ मशीन कहलाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए इनपुट ऑफ मशीन क्या होता है, आप समझ गए कि आपको आउटपुट ऑफ मशीन क्या होता है, ठीक है। इनपुट ऑफ मशीन यानी कि जो हम एनर्जी देते हैं, यानी कि एनर्जी देते हैं वर्क के फॉर्म में देते हैं। और वर्क क्या होता है, मतलब डब्लू गुने यानी कि बल गुने विस्थापन होता है। यहाँ पर इफर्ट को ई लिखते हैं और विस्थापन को डी ई लिखते हैं, ठीक है। ये मेरा इनपुट हो गया। जबकि अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट मेरा क्या होता है, आउटपुट मेरा हो गया मेरा डब्लू अगुने डी डब्लू, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको इनपुट ऑफ मशीन, आउटपुट ऑफ मशीन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जहां भी डाउट होगा आप जरूर पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि आइडियल मशीन कौन होता है। एक क्वेश्चन आता है भाई आइडियल मशीन क्या है, ठीक है। आइडियल मशीन क्या है कि अगर मेरा इनपुट ऑफ किसी भी मशीन का, मेरा इनपुट यानी कि जितना हमने दिया और जो आउटपुट जो हमें मशीन दिया, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं किसी भी मशीन का, तो वो मशीन कहलाएगा आउटपुट ऑफ मशीन। वो आप बढ़िया से देखना ये सब चीज को, आगे काम देने वाला है, ठीक है। तो पूरे चीज क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि अभी हम आपको बता रहे थे आइडियल मशीन क्या होता है कि इफ आउटपुट ऑफ एनी मशीन इज इक्वल टू दैट मशीन, इफ आउटपुट ऑफ एनी मशीन इज इक्वल टू इनपुट। यहाँ देखिए सर, यहाँ यहाँ इनपुट नहीं लिखा हुआ है, इक्वल के बाद यहाँ पर इक्वल टू इनपुट होगा, ठीक है। इक्वल टू इनपुट होगा, ठीक है, इक्वल टू इनपुट होगा। जब इसका पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है, आप लोग से हम ये भी जानना चाहेंगे जो हमने आपको पढ़ाया है, नोट्स जो हम आपको दे रहे हैं, क्या आपने उतना दूर तक बनाया या लिखा या नहीं लिखा।
इसके लिए जो आप लोग जितना अभी क्लास कर रहे हैं सबका ऑलरेडी मेरे पास अटेंडेंस बन जाता है, ठीक है। तो हम सबसे मांगेंगे मेरा क्लास का नोट्स कि आपने लिखा है या नहीं। ऐसा नहीं कर देना कि सिर्फ मेहनत हम करें आप लोग मेहनत ना करें। हमारे क्लास में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि इनपुट ऑफ किसी मशीन का इक्वल टू अगर आउटपुट ऑफ मशीन हो जाएगा तो डेट मशीन इज नोन एज क्या, आइडियल मशीन कहलाएगा। और आइडियल मशीन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट बटे क्या, इनपुट। आउटपुट बटे क्या होता है, इनपुट। बात समझ में आपको आ गया। इफिशियंसी ऑफ मशीन क्या होता है, आउटपुट बटे क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम फॉर आइडियल मशीन की बात करें तो, फॉर आइडियल मशीन की बात करें तो इफिशियंसी यानी कि यहाँ पर जो इफिशियंसी लिखा है वो ये क्या होगा, आउटपुट बटा इनपुट हो जाएगा। और मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे, क्योंकि इफिशियंसी को हम लोग मतलब परसेंटेज में ज्ञात करते हैं, ठीक है। हमने बगल में यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया भाई आउटपुट बराबर इनपुट है। आउटपुट बराबर क्या है, इनपुट है, इसीलिए आउटपुट से इनपुट कट गया। तो अगर आउटपुट से इनपुट कट गया, ठीक है, आउटपुट से इनपुट क्यों कटेगा भाई, ऊपर में जो आउटपुट है या तो वो हटा के इनपुट लिख दो, या नीचे में इनपुट है उसको हटाकर आउटपुट लिख दो। तो इससे क्या होगा, आउटपुट से आउटपुट या इनपुट से इनपुट कट जाएगा। और मल्टीप्लाई में 100 है तो वहाँ पर इफिशियंसी के लिए 100% आ जाएगा। मतलब आइडियल मशीन जो है उसकी इफिशियंसी 100% होती है। लेकिन वास्तव में क्या होता है रियलिटी में, ये सब सिर्फ थ्योरी की कहानी है। मतलब हम लोग थ्योरी करते हैं, वो हम लोग सोचते हैं समझते हैं कि आइडियल मशीन ऐसा होगा जिसकी इफिशियंसी 100% होगी, पर एक्चुअल में ऐसा कोई मशीन हम लोग के पास बना नहीं पाते हैं, ठीक है। तो किसी भी मशीन की एक्चुअल में इफिशियंसी 100% नहीं होती है, कुछ ना कुछ कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि अब क्या है कि आइडियल मशीन ऑल्सो नोन एज द परफेक्ट मशीन, जो आइडियल मशीन होता है ना वो उसको हम लोग परफेक्ट मशीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी कि आइडियल मशीन को हम लोग परफेक्ट मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो आज का टॉपिक में अभी तक आपने पढ़ा कि इनपुट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा भाई आउटपुट क्या होता है, ठीक है, आउटपुट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अभी आपने पढ़ा कि भाई आइडियल मशीन क्या होता है, ठीक है, आइडियल मशीन क्या होता है, ठीक है। तो आपने इनपुट आउटपुट ऑफ आइडियल मशीन समझ गया, और आइडियल मशीन को ही हम लोग परफेक्ट मशीन भी कहते हैं, ठीक है। और आइडियल मशीन का जो इफिशियंसी होता है वो होता है कितना, 100। कितना होता है, 100। तो अब हम एक बात करते हैं, आप लोग को एक नोमरिकल लिखाएंगे, ठीक है। ये नोमरिकल हालांकि अभी हम बनाएंगे और आप लोग उससे भी बनवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर हम बना दिए बता दिए इसका पीडीएफ भेज दो हम घर पे बना लेंगे, नहीं, हमने पहले ही मैसेज में लिख दिया था कि कॉपी और पेन लेकर सभी आदमी बैठिए, ठीक है। भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आसान पेपर नहीं होता है, पर आसान पेपर बनाना पड़ता है। इसके लिए मेहनत करानी पड़ती है और आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई मर्जी नहीं, हमें इसमें कुछ भी नहीं पता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये बातें भी सही है, तो थोड़ा लिखने में आपको देर लगेगी ना, तो इसलिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं आपके सामने में। अच्छा ठीक है, यहाँ पर है आप लोग के अपनी मर्जी के हिसाब से क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग लिखिए सभी आदमी। इतना बुआ तो हमको भी नहीं आता है, लेकिन प्रयास करते हैं कुछ कुछ करने का। अच्छा फुल स्क्रीन कर दें, तो फुल स्क्रीन कर देते हैं, तो ठीक है। रोटेट करते हैं, ठीक ठीक ठीक, रोटेट करते हैं। रोटेट तो हो नहीं पाएगा हमसे बुआ, तुम लोग को लिखना ही पड़ेगा, लिखो ऐसे ही। कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ लीजिए। आपको बनाना ही पड़ेगी, सब आदमी लिखो, मेहनत करो पहले, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा। इन ए सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन, इन ए सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन लिख भी सकते हैं आप लोग को, हम लिखा भी रहे हैं। इन सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन, इन ए सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन वेट ऑफ 1 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन है ध्यान रखना। In certain weightlifting machine, a weight of 1 kilonewton is lifted by an effort.
बता रहे हैं। In certain weightlifting machine, a weight of 1 kilonewton is lifted by an effort of 25 Newton. Of 25 Newton. In a certain weightlifting machine, a weight of 1 kilonewton is lifted by an effort of 25 Newton. देख रहे ना ध्यान से, एक जगह 1 किलो न्यूटन था जबकि एक जगह सिर्फ न्यूटन था. In a certain weightlifting machine, a weight of 1 kilonewton is lifted by an effort of 25 Newton, while the weight moves up by while the weight moves up by while the weight moves up by 100 mm. हमने बोला कि while the weight moves up by 100 mm. While the weight moves up by 100 mm, the point of application of effort, again, the point of application of effort moves by 8 meter. The point of application of effort moves by 8 meter. Moves by 8 meter. While the weight of moves by 100 mm and the point of application of effort, the point of application of effort moves by 8 meter. Find mechanical advantage. Find MA, VR and efficiency. Find mechanical advantage, velocity ratio and efficiency of the machine. हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज आपको, मैकेनिकल एडवांटेज 80 नहीं आएगा. कीजिए. जहाँ बच्चे हल्ला कर रहे हैं उनको वो म्यूट कर लीजिए थोड़ा. सभी आदमी म्यूट कर लीजिए. आइए. हम्म. अब आप लोग पहले बनाइए, ठीक है. ठीक है, ऐसे ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वहाँ नहीं रहता है वाईफाई मेरे रूम में, तो हमें इस नीचे आना पड़ता है. और जो चीज़ वहाँ लिख रहे थे उसी चीज़ को फोटो यहाँ पर बच्चे शेयर करते हैं. अभी न्यूमेरिकल मैट्रिक्स को बना रहे हैं, फिर आगे बनाएंगे. अभी चलेगा क्लास थोड़ी देर तक. ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. कोई दिक्कत नहीं. बच्चा पास कैसे करेगा? देखिए मेरे पेपर में बच्चा बोले कि नहीं पास करेंगे, तब देखते हैं. एकदम एक्यूरेट. MA 40 आया, सही बात है. मैकेनिकल एडवांटेज 40 आएगा. वेलोसिटी देखिए 80, सही बात है. और इफिशियंसी ऑफ मशीन MA/VR होता है. तो 40, हाँ 40/80 50% होगा. सही. सही बात है. देख लीजिए आप लोग के सामने में बना हुआ भी है, ठीक है. और हर बच्चे लिखना सबको आता है, सॉल्यूशन करना सबको आता है, बस एक प्रोसेस, एक तरीका होना चाहिए, ठीक है. देखो हमने जो तरीका आपको लिखा, हालांकि हमारे पास बोर्ड था तो हमने बोर्ड पर चूंकि फोटो खींचनी पड़ती है तो हमने इस तरह आपको लिखा, लेकिन आपको ये बेस्ट तरीका है लिखने का जिससे आपको कॉपी अच्छा बने. ठीक है, तो अब एक बार हम समझा देते हैं आप लोगों को, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक और नंबर दिया जाएगा, ठीक है. कहता है इन ए सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन, मतलब एक कोई वेट लिफ्टिंग मशीन है, ठीक है. कह रहा है ए वेट ऑफ 1 किलो न्यूटन इज लिफ्टेड. 1 किलो न्यूटन का जो वेट है ना वो लिफ्ट करता है, यानी कि उसको गति कराया जाता है, ठीक है. बाय एन इफर्ट ऑफ 25 न्यूटन. जबकि 25 न्यूटन का जब हम इफर्ट लगाते हैं तब, यानी कि हमने लगाया 25, हमें मिला 1 किलो न्यूटन. क्या हुआ बोलिए. ठीक है, यानी हमने लगाया 25 न्यूटन, जबकि लिफ्ट कितना हुआ वेट 1 किलो न्यूटन. 1 किलो न्यूटन मतलब होता है 1000 न्यूटन, ठीक है. यानी आपने समझ गया कि भाई ई बराबर हुआ 25 न्यूटन, ठीक है. जबकि डब्ल्यू बराबर आपको हो गया 1000 न्यूटन. बात समझ में आपको आ गया.
उसके बाद आगे कहता है while the weight moves up by 100 mm, वेट के बारे में कह रहा है वो, वेट, वेट का मतलब डी डब्ल्यू के बारे में कह रहा है। डी डब्ल्यू यानी कि वो आपको दिया 100 mm, 100 mm है, मीटर नहीं है ये, ठीक है। मीटर में बदलने के लिए 1 mm को 1000 से भाग करना पड़ता है, ठीक है। तो जब हमने 100 को 1000 से भाग करेंगे तो हमको आएगा 0.1 मीटर, ठीक है। यानी कि जो हमको डी डब्ल्यू मिला वो हमको मिला 1 मीटर। जबकि आगे सवाल में कह रहा है दी पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ इफर्ट मूव बाय 8 मीटर, जबकि पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ इफर्ट है ना, वो मूव कर रहा है 8 मीटर से। डेट मीन्स क्या होता है कि ये हमको दिया है डी, क्या दिया है ये हमारा, डी ई दिया है, क्योंकि ये इफर्ट वाला कंडीशन था ना, तो इफर्ट की तरफ हमको मीटर में दिया, अच्छी बात है। भाई मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाय इफर्ट। लोड कितना दिया, लोड हमको दिया यहाँ पर 1 किलो न्यूटन, डेट मीन्स 1000 न्यूटन। इफर्ट कितना दिया, 25 दिया, तो 1000 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमको आएगा 40। मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इसलिए केवल 40 लिखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं वेलोसिटी रेशियो। भाई वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा, देखो भाई को बात बतलाते हैं। आपके मन में ना मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला भी बैठ गया होगा, वेलोसिटी रेशियो का भी बैठ गया होगा, लेकिन एक चीज यहाँ थोड़ा गौर से देखो। जब हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना होता है तो लोड ऊपर में होता है, इफर्ट नीचे में होता है। जबकि हमको वेलोसिटी निकालना होता है तो लोड वाला दूरी ऊपर में नहीं होता है, वो इफर्ट वाला दूरी ऊपर में होता है, उल्टा हो जाता है नहीं, दूरी इफर्ट वाला ऊपर चला जाता है और लोड वाला दूरी नीचे आ जाता है, ठीक है। यानी कि डी ई बटा डी एल हो जाएगा। यानी कि डी ई हमको दिया 8 मीटर, जबकि डी एल दिया हमारा 0.1 मीटर। पॉइंट को हटाएंगे तो 80 मिलेगा, तो यानी वेलोसिटी रेशियो मेरा 80 हो जाएगा। एंड इफिशियंसी ऑफ मशीन कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ मशीन का तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, एम ए बट्टा वी आर गुने 100, एम ए आया 40, वी आर आया 80, तो 40/80 यानी कि 1/2, 1/2 को 100 से काट देंगे, यानी कि 2 को 100 से काटेंगे 50, यानी कि इस मशीन का इफिशियंसी आ गया हुआ 50%, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं जो आप लोगों को बनानी है। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वो क्वेश्चन बनाओ तो सब आदमी। ए लोड ऑफ 120 न्यूटन इज राइज बाय मीन्स ऑफ, देख लीजिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, जल्दी से लिख लीजिए। और एक भी स्टूडेंट क्लास व्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, क्लास में जैसे इन करके और मन है घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बाद में मेरे ऊपर एक भी कंप्लेन नहीं आएगा, क्योंकि इसका तो रिकॉर्ड भी रखा जाता है, रिकॉर्डिंग करके ऑलरेडी वीडियो रखा जाता है। और मेरा यूट्यूब वाला चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो। हम्म। आगे अभी बहुत चीज़ पढ़ानी है, आज पढ़ाएंगे, अभी और भी चीज़ पढ़ाएंगे, थ्योरी में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर न्यूमेरिकल भी होगी, तब आज छुट्टी होगा, इसलिए हमने थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि सर फिजिक्स वाले सर क्लास ले रहे थे और मेरा कैमरा स्टैंड तोड़ दिए एक आदमी ने, तो कैमरा स्टैंड टूट गया, मैं वीडियो नहीं बना पाया आज का हम। फिर कैमरा स्टैंड खरीदना पड़ेगा, तब 2-3 दिन लगेगा आने में, हालांकि उसका वीडियो हम बना ही लेंगे किसी न किसी तरह से। एम ए बराबर आया, आप लोग खुद सीख, लेकिन हमको चाहिए इफिशियंसी, जो कि आप आंसर भी देख रहे हो कि 80% है। अभी कितने स्टूडेंट हैं पढ़ रहे हैं, देखिए तो थोड़ा। चलो ठीक है, लेकिन इसका डबल होना चाहिए था अभी। अब छूट रहा है तो छूट रहा है भाई साहब को, अब क्या करेंगे हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप लोग के पास बुक है मैकेनिक्स का? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तब तो तुम लोगों को मजा आता होगा, क्योंकि हम पूर्णिया का क्वेश्चन दिए हैं, अब हम बुक बदल लेंगे।
ये आर एस खुरमी का बुक है, बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, आप इससे पढ़ो बहुत अच्छा लगेगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद ना इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आज तक पूछा होगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, नोमेरिकल, सब कराकर तब आगे दूसरा चैप्टर में मिलेगा। एकदम 70 में 70 बनकर आएगा, बिना कुछ किए हुए, एकदम अच्छे से पढ़ने के बाद, जो कि मैकेनिक्स हार्ड हार्ड हो जाता है बच्चे लोग के लिए। और देखेंगे मेरे जो हम जिसको पढ़ा है उसको कैसे हार्ड हो जाता है। फाउंडेशन का बुक तो मेरे पास है नहीं, हमने देखा नहीं, हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहीं एक बच्चे से बुक लेते, वही बुक मेरे पास है। ठीक है। और हम आपको कहेंगे कि जैसे मेरे पास ये बुक है तो बड़ा अच्छा बुक हमको लगता है, क्योंकि इसका लैंग्वेज ठीक ठाक है। फिर दूसरा बुक का लीजिएगा तो सब में अपना अलग अलग चीज क्वालिटी होती है। हमने फाउंडेशन। चलिए ठीक है, 80% आगे आगे बढ़े। तो समझिए को आगे होगा 80%, थोड़ा समझा देते हैं एक बार, जिन्होंने कुछ हो सकते हैं बच्चे कमजोर हो जो कुछ बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा सबको देखना पड़ता है। करे हम सब डाटा खाली बता देंगे, आप लोग अपना बनाते रहिएगा। ए लोड ऑफ A load of 120 Newton is raised by means of a certain weight lifting machine through a distance of 200 mm. If the effort is applied, देखो सिंपल सी बात है। जब हमको इफर्ट यहाँ 20 कहिए दिया है न्यूटन में, इफर्ट बराबर 20 न्यूटन जब ये खुद बोल दिया है, इसका मतलब जो वो डब्ल्यू बराबर 120 होगा। ये तो कन्फर्म हो गया। वैसे भी वहां पर वर्ड में पहले से लगा दिया ए लोड ऑफ 120 न्यूटन। लोड मतलब जो हमको मशीन देता है, यानी कि वो हमारा डब्लू है। एफर्ट यानी कि जो हमने लगाते हैं, वो तो हमको बाद में क्वेश्चन लिखा हुआ था। यानी कि ई बराबर दिया 20 न्यूटन, और डब्लू बराबर हमको दिया 120 न्यूटन। जबकि अगर हम देखें तो शुरू में जब क्वेश्चन लिख रहा था, उसी समय क्वेश्चन को लिखते समय ही उसने बोल दिया है कि ए लोड ऑफ 120 न्यूटन इज राइट बाय मींस ऑफ ए सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 200 mm। बाबा ये 200 mm है ना, ये वास्तव में जी डब्ल्यू है। लेकिन ध्यान से देने वाली बात यह है कि ये 200 mm है। इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे। एक मिली में एक जो एम है ना स्मॉल, वो मिली है और दूसरा मीटर है। मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3, मतलब 1000 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है। 1000 से भाग करेंगे तो 0.2 आएगा इसका डी डब्ल्यू का वैल्यू। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपको एक ही डाटा और चाहिए, वो चाहिए था कि डी एल चाहिए। तो आगे लिखा ही हुआ है एंड, उसके बाद लिखा इफ इफर्ट इज अप्लाइड 20 न्यूटन एंड इट मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5, यानी कि आपको डी ई बराबर 1.5 दे दिया है। ठीक है। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, मतलब आपसे जानबूझ के नहीं पूछा गया कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। आपसे जानबूझ के ये भी नहीं पूछा गया कि वेलोसिटी रेशियो कितना होगा। आपसे ये पूछा गया कि इफिशियंसी कितना होगा। लेकिन इफिशियंसी निकलेगा कैसे? इफिशियंसी निकलेगा तब जब हम मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो निकालें, या फिर आउटपुट ऑफ मशीन निकाल लेंगे, इनपुट ऑफ मशीन निकाल लें। 120 न्यूटन को हम गुना कर देते हैं 0.2 से, अब बराबर भाग कर देंगे 20 गुने 1.5 से, गुना कर देंगे 100 से। ऐसे भी इफिशियंसी निकल सकते हैं, कि ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको काम देगा। लेकिन आप जिस तरह आपने अभी बनाए होंगे कॉपी पर, वो आपका अच्छा प्रोसेस होगा। बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट होता है। आउटपुट क्या होता है? वो आउटपुट होता है लोड। लोड दिया 120 और उसका दूरी कितना दिया था? 0.2। ठीक है। इनपुट में कितना दिया? इनपुट में होता है मेरा क्या, इफर्ट। इफर्ट कितना था? 20। इसकी दूरी कितनी दी थी? 1.5। इफिशियंसी निकाला थी, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हो गया इफिशियंसी। ठीक। तो ऐसे भी कर सकते थे इफिशियंसी के लिए। इसीलिए ना हर चीज को जब तोड़ा जाता है ना सवाल में, तो थोड़ा ज्यादा समझ में बच्चे को आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखो बहुत कमाल का चीज है। ठीक है। थोड़ा थ्योरी अच्छे से समझिए, उसके बाद हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। थ्योरी अच्छे से समझिए तब जाके इसकी चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन। ठीक है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन क्या होता है, तो पहले अच्छे से समझना, तब आपको हम समझाएंगे कि सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या होता है। फिर आप कोई इसका न्यूमेरिकल बनाना है, तब आगे बढ़ना है। ठीक है। तो पहले देखो क्या है ना, कि कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि जैसे कि चापाकल किसी के घर पे ऐसा होगा ना, कि उस चापाकल पे आप हैंडल पर जो अपना एफर्ट लगाते, मतलब अपना बल का प्रयोग करते, पानी निकलता है। पानी निकल जाता है, जब हैंडलिंग को छोड़ देते हो ना, तो वो धीरे धीरे और अपने आप ऊपर उठ जाता है। ठीक है। मशीन अपना उल्टे डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। हम चाहते हैं कि नीचे दबे, और नीचे दबा के जैसे हम अपना एफर्ट को हटाते हैं, वो जो दंड उसका हैंडल होता है ना, धीरे धीरे ऊपर एक तरफ उड़ जाता है। ऐसा हम लोग अपनी लाइफ में जरूर देखे होंगे। ठीक है।
तो जब ऐसा कहीं कंडीशन किसी मशीन के साथ हो जाए ना कि एफर्ट को हटाने के बाद वो उल्टे डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दे, ठीक है? तो इसका मतलब वो मशीन जो है ना वो रिवर्सिबल मशीन कहलाएगा। और ये जो एक्शन होगा ना मशीन का, ये जो क्रिया होगा, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन, ठीक है? तो आई होप कि आपको एक सरल भाषा में हमने आपको समझा दिया कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन क्या होता है। अब थोड़ा चलते हैं कि देखते हैं लैंग्वेज में इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है? और आप एक चीज़ और गौर करते हैं, हमारा लैंग्वेज बिल्कुल आपको ईज़ी लैंग्वेज रखते हैं। फिर जो आपको मैकेनिक्स एकदम सिंपल लैंग्वेज से, इससे क्या होगा ना कि वैसे बच्चे जो खासकर बिहार बोर्ड के होंगे, जो एडमिशन करा ले होंगे, जो कमज़ोर होंगे, उनके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छी मौका है। मेरा लैंग्वेज बहुत आसान होगा, आप इसको थोड़ा मेहनत थोड़ा-सा करोगे, हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मेरा 5 दिन क्लास कर लोगे लगातार, उसके बाद छठा दिन खुद लिखना शुरू कर दोगे। अब चलते हैं रिवर्स अब चलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन पर समझते हैं। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि ए मशीन इज़ आल्सो कैपेबल, मतलब एक मशीन ऐसा होता है जो खुद ऐसा कर लेता है, कैपेबल होता है ऑफ डूइंग सम वर्क, मतलब कुछ इस तरह के वर्क कर लेते हैं इन द रिवर्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में कर लेते हैं? रिवर्स डायरेक्शन में कर लेते हैं। ठीक है? 1 मिनट, चलिए। तो क्या कर रहा है कि कह रहा है ए मशीन इज ऑल्सो कैपेबल, मतलब एक मशीन ऐसा होता है, कैपेबल होता है ऑफ डूइंग सम वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन, मतलब एक ऐसा मशीन होता है, मतलब एक मशीन ऐसी तरह के भी मशीन होते हैं जो ऐसे डायरेक्शन में भी रिवर्स डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। कब? आफ्टर द इफर्ट इज रिमूव, जब हम इफर्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, मतलब जो हमने बल लगाया उसको हम हटा देते हैं कि देखते हैं मशीन उल्टे डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। नहीं, इसका इंग्लिश में क्या हुआ? ए मशीन इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इफर्ट इज रिमूव, जब हम एफर्ट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। दिस टाइप ऑफ मशीन इज नोन एज, ठीक है, रिवर्सेबल मशीन, और इस मशीन को, इस तरह के मशीन को हम लोग कहते हैं रिवर्सेबल मशीन कहते हैं। एंड इट्स एक्शन इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन क्या है कि इट इज टाइप ऑफ एक्शन इन ए मशीन इन विच व्हेन effort is removed then machine work in opposite direction, ठीक है? इस तरह के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। तो हम कहेंगे ए मशीन इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इफर्ट इज रिमूव। दिस टाइप ऑफ मशीन इज नोन एज रिवर्सेबल मशीन एंड इट्स एक्शन इज नोन एज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन। आपको, आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे कि रिवर्सिबल मशीन क्या होता है और रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए मशीन यानी कि उसका एक्शन रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन कहलाता है, ये क्या होता है। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा फार्मूला की तरफ कि फार्मूला इसका ड्राइव कैसे होता है। तो इसके लिए आपको नजर गड़ा कर रखना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो, अब हम आपको समझाते हैं कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन का हम लोग फार्मूला बनाते कैसे हैं, ठीक है? अब देखो, इसकी फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया कि आपको पता है कि इफ इनपुट ऑफ मशीन इज इक्वल क्या होता है, ई गुने डी होता है। हमने कितनी बार बता चुके हैं अभी तक में, ई गुने डी, इनपुट ऑफ मशीन होता है डब्ल्यू गुने डी, डब्ल्यू आउटपुट ऑफ मशीन होता है। तो इनपुट ऑफ मशीन क्या होगा भाई, इनपुट ऑफ मशीन हो जाएगा ई गुने डी ई, आउटपुट ऑफ मशीन क्या होगा, डब्ल्यू गुने डी डब्ल्यू। आपको समझ में आ गई बात है? लेकिन हमने जो लगाया वो इनपुट है, मशीन ने दिया जो आउटपुट है। लेकिन मशीन कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस करेगा, रेसिस्टेंस का मतलब विरोध करेगा। कुछ ना कुछ ये जो हमने बल गुने दूरी दिया यानी कि कार्य किया, यानी ऊर्जा दिया, इस ऊर्जा का कुछ ना कुछ तो हिस्सा मशीन अपने अंदर खर्च कर लेते होंगे ना स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? तो वो कहलाता है मशीन का फ्रिक्शन, ठीक है? वो होता है मशीन का फ्रिक्शन, ठीक है? तो मशीन फ्रिक्शन क्या होता है? तो मशीन फ्रिक्शन हो गया इनपुट में से आउटपुट को आप घटा दो कि आपने कितना लगाया और कितना मशीन ने दिया, वो दोनों को घटा लो, जो बच जाएगा इतना, मतलब उतना ही अमाउंट में एनर्जी को क्या किया मशीन ने, लॉस किया है। तो वो मशीन का कहलाता है मशीन फ्रिक्शन, ठीक है? तो मशीन फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा, मशीन फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक है? मशीन फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा इनपुट माइनस आउटपुट। मशीन फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा आपको इनपुट माइनस आउटपुट। इनपुट क्या था भाई, इनपुट था ई गुने डी ई, ई गुने डी ई मेरा इनपुट था, जबकि आउटपुट क्या है मेरा, डब्ल्यू गुने डी डब्ल्यू मेरा आउटपुट है, ठीक है? तो यानी कि मशीन का जो फ्रिक्शन होगा वो हम लोग लिख सकते हैं ई गुने डी ई माइनस डब्ल्यू गुने डी डब्ल्यू। यानी आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखो बाबा, अब ऐसा देखा गया कि जितना भी रिवर्सेबल मशीन होता है,
जो उल्टे मतलब इफर्ट को हटाते हैं, वो उल्टा दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इन तरह के सभी मशीन में एक चीज़ देखा गया है कि इसका जो आउटपुट और जो होता है ना, वो मशीन के फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होता है। आउटपुट जो होता है वो मशीन के फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होता है। आउटपुट जो होता है वो मशीन के फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होता है। किस मशीन के लिए होता है भाई? रिवर्सेबल मशीन के लिए होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आया कि रिवर्सेबल मशीन में ऐसा देखा गया कि आउटपुट का जो वैल्यू होता है वो इनपुट से क्या होता है, सॉरी मशीन के फ्रिक्शन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो भाई आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है डब्लू गुने डी डब्लू। आउटपुट क्या होता है? डब्लू गुने डी डब्लू। ये ग्रेटर देन का तो चिन्ह देना ही पड़ेगा। और मशीन का फ्रिक्शन अभी जस्ट निकाले, ई गुने डी ई माइनस डब्लू गुने डी डब्लू। ध्यान से देखिएगा आप लोग, नहीं तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखो ये वाला टर्म देखो, ये वाला इधर माइनस में है। ठीक है, ये वाला माइनस में है। अगर हम उसको बाएं पक्ष में लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो वो दायां में हो जाएगा। तो डब्लू गुने डी डब्लू पहले से था है, ये वाला टर्म था है। इसको जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस में था तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर था तो प्लस में हो जाएगा। मतलब डब्लू गुने डी डब्लू, जो डब्लू गुने डी डब्लू इज ग्रेटर देन ई गुने डी ई हो जाएगा। और डब्लू गुने डी डब्लू, और जो डब्लू गुने डी डब्लू टू डब्लू गुने डी डब्लू होगा। क्यों? एक किताब जोड़े किताब दो किताब होता है, एक पेन जोड़े एक पेन टू पेन होता है। ठीक है, तो इसी तरह डब्लू गुने डी डब्लू मान लो अगर एक किताब है और फिर एक और डब्लू गुने डी डब्लू दूसरा किताब है, दोनों को जोड़ेंगे तो दो किताब होगा। किताब की भाषा में हमने किताब बोला है, और यहाँ किताब को हम डब्लू गुने डी डब्लू बोला है। मतलब डब्लू गुने डी डब्लू जो डब्लू गुने डी डब्लू हो जाएगा टू गुने डब्लू गुने डी डब्लू। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद उसके बाद इधर क्या है, ग्रेटर देन में क्या हो जाएगा, इधर जो दाएं तरफ में है वो ई गुने डी ई हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बुआ, यहाँ ध्यान से देखना तो सब आदमी, ये ई गुने डी ई को हमने इधर ले आया, ये इधर गुना में था इधर भाग में आया। दो इधर गुना में था इधर जाएगा भाग में, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को हमने शिफ्ट कर दिया। यानी कि ई गुने डी ई जो मेरा इधर था दाएं तरफ में था, उसको बाएं तरफ में ले गया। और जो दो इधर बाएं तरफ में गुना में था उसको इस दाएं तरफ में ले गया, तो उधर भाग में चल जाएगा। तो हम दोनों के एक दूसरे के साथ इस तरह का काम कर दे, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास आया डब्लू गुने डी डब्लू बटा ई गुने डी ई। ठीक है, और ये ग्रेटर देन होगा 1/2 का। ठीक है, ये आपने अब यहाँ तक में समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या होगा। अब देखो कल हमने एक बात बताया था, फिर आज हम एक बात लिखेंगे। ये बातें बताए थे कि वो ए बट्टा बी, बेसिक सी बात है, बट्टा सी बट्टा डी को हम लोग लिखते हैं ए बट्टा बी, गुना का लिखते हैं डी बट्टा सी। ठीक है, अब क्या है कि अगर कभी जरूरत पड़े कि इसको हम अगर ऐसे लिख सकते हैं, अगर कभी जरूरत पड़े कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो जरूरत के हिसाब से इसको भी हम इस तरह पे लिख सकते हैं, इस तरह का मतलब इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो हमारे पास जो अभी जो यहाँ बचा हुआ था डब्लू गुने डी डब्लू, तो इसको हमने क्या किया कि डब्लू बट्टा ई को ऊपर ले लिया, क्योंकि ये ए बाई बी के रूप में हो गया। और डी ई बट्टा डी डब्लू ये हो गया सी बट्टा डी के रूप में हो गया। ठीक है, यानी कि इसको हमने उस रूप में तोड़ लिया जैसे आपको हमने समझाया। ठीक है, आप ये बात समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा सा कलम चला कर लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि समझ में आ गया होगा। ग्रेटर देन 1/2 था, ठीक है, रहने दीजिए। डब्लू बट्टा ई डब्लू कहलाता है, डब्लू बट्टा ई कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज। ये एम ए का फॉर्मूला है। ठीक है, इसलिए ऊपर में आपको हो गया एम ए, जबकि नीचे में कुछ देर पहले भी आपको हमने समझाया था, वो जो है ना नीचे वाला टर्म, वो वी आर है। तो एम ए बटा वी आर इज ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन 1/2 होगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि एम ए बटा वी आर तो इफिशियंसी कहलाता है। यानी कि इफिशियंसी का मान अगर हम परसेंटेज में निकालें तो 1/2 को 100 से गुना करेंगे तो 50% आएगा। इसका मतलब है कि किसी भी रिवर्सेबल मशीन का इफिशियंसी जो होता है वो 100% से ज़्यादा होता है। किसी भी मशीन का, अगर आप रिवर्सिबल वाला मशीन लोगे, रिवर्सिबल मशीन का एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा आएगा। एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि कि ऑब्जेक्टिव इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसको, इस तरह से देख सकते हैं, फॉर रिवर्सिबल मशीन इफिशियंसी ग्रेटर देन 50%। एंड इफ वो यहाँ पर ध्यान रखना, एंड इफ इफिशियंसी इज लेस देन 50%, अगर इफिशियंसी का मान 50% से कम हो जाए, नहीं 50% से ज़्यादा हो जाएगा तो वो मशीन रिवर्सेबल मशीन होगा। अगर 50% से कम हो जाएगा तब, तो बाबा जब 50% से कम हो जाएगा ना, तब वो मशीन कहलाता है वह सेल्फ लॉकिंग मशीन। क्या कहलाता है वो? सेल्फ लॉकिंग मशीन। यानी कि अगर आपसे मान लो कि एग्जाम में पूछ दिया कि भाई सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या होता है,
सेल्फ लॉकिंग मशीन का उदाहरण कौन है? तो देखो एक बात बतलाते हैं। हम लोग पेट्रोल पंप पर जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि भाई पेट्रोल दो। तो वो जैसे 100 रुपया देते हैं, 100 रुपया लिख देता है, उतना पेट्रोल आता है, 100 रुपया से ज्यादा ए भी नहीं करता है। मतलब वो सेल्फ लॉक हो जाता है, उतना ही पे लॉक हो जाता है। यानी कि सेल्फ लॉकिंग मशीन जो होता है उनकी जो इफिशियंसी होगा वो 50% से कम होगा, जबकि रिवर्सिबल मशीन की जो इफिशियंसी होगा वो 50% से ज्यादा होगा। तो अगर आपको मानो कि एग्जाम में ये बात पूछ दिया कि भाई मतलब शॉर्ट नोट्स में या क्वेश्चन ही दे दिया कि सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या है, तो हम क्या किस तरह डिफाइन करेंगे इसको? कहेंगे एक ऐसा मशीन जिस मशीन का एफिशिएंसी 50% से क्या होता है, कम होता है, उस तरह की मशीन ही सेल्फ लॉकिंग मशीन कहते हैं। यानी कि इफ द एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन इज लेस देन 50%, देन दैट टाइप ऑफ मशीन इज नोन एज सेल्फ लॉकिंग मशीन। क्या कहलाएगा ये? सेल्फ लॉकिंग मशीन कहलाएगा, या इसी को हम कहते हैं नॉन रिवर्सेबल मशीन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। सेल्फ लॉकिंग मशीन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं नॉन रिवर्सेबल मशीन, जिसका जो इफिशियंसी होता है शुड नॉट बी मोर देन 50%, यानी 50% से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब है कि 50% से कम होगा, ठीक है। आपको बातें समझ में आ गई? ये बात कि अगर 50% से ज़्यादा होगा तो 50% से ज़्यादा होगा तो वो रिवर्सेबल मशीन कहलाएगा। अगर 50% से कम हो गया तो वो ई रिवर्सेबल मशीन कहलाएगा। इसका मतलब वो कहलाएगा सेल्फ लॉकिंग मशीन कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया भाई? अगर किसी को ये उतारना चाहो तो उतारने में तो टाइम लगेगी, क्या कहना है आप लोगों का? ठीक, मुझसे आपको ग्रुप में पीडीएफ भेज देंगे, वो आप कुछ जब जब हमको जरूरत पड़े, जब 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 हमको जरूरत पड़ेगा तब तब हम आपको मतलब नोट करवाएंगे, और जब जरूरत लगेगा नहीं है तो आपको मतलब ऐसे भी छोड़ देंगे। तो उसको आपको जब हम भेजेंगे तब तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चलिए ये समझ में आपको आ चुका है। आज का एक और नोमरिकल है जी, ठीक है। हालांकि ये नोमरिकल आपको बताएं दिखाएंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन लिखिए तो आप लोग सब आदमी क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए तो ए सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन, a certain weight lifting machine, a certain weight lifting machine of velocity ratio 30, यानी कि 30 है, ठीक है। a certain weight lifting machine of velocity ratio 30, यानी कि 13 है, ठीक है, can lift a load of 1500 न्यूटन। हाँ ठीक है, हम दो चार बार बोलेंगे, आप टेंशन नहीं लो। ए सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन, a certain weightlifting machine of velocity ratio 30, 30 हो गया, can lift a load of 1500 न्यूटन, can lift a load of 1500 न्यूटन, ठीक है, with the help of with the help of 125 न्यूटन, यानी कि विद द हेल्प ऑफ 125 न्यूटन इफर्ट, विद द हेल्प ऑफ 125 न्यूटन इफर्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 125 न्यूटन इफर्ट, ठीक हो गया। तो आगे लिखेंगे डिटरमाइन द मशीन, डिटरमाइन इफ द मशीन इज रिवर्सेबल, डिटरमाइन इफ द मशीन इज रिवर्सेबल, डिटरमाइन द, हाँ फिर से बोल देते हैं कि करा है कि ए सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन ऑफ वेलोसिटी रेशियो 30, यानी कि 30, कैन लिफ्ट ए लोड ऑफ 1500 न्यूटन विद द हेल्प ऑफ 125 न्यूटन इफर्ट, with the help of 125 न्यूटन effort, determine if the machine is reversible, determine if the machine is reversible। मतलब आपसे पूछा कि डाटा कुछ दिया है, कह रहे कि भाई डाटा के हिसाब से बात बताओ कि मशीन क्या रिवर्सेबल है या फिर नॉन रिवर्सेबल होगा। इस तरह की बात है भाई, रिवर्सेबल या नॉन रिवर्सेबल के लिए आपको इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। इफिशियंसी अगर 50% से ज़्यादा हो जाएगा तो वो मशीन वो रिवर्स मशीन कहलाएगा। अगर 50% से कम हो जाएगा तो वो ई रिवर्सेबल कहलाएगा, यानी कि सेल्फ लॉकिंग कहलाएगा। तो अब आप लोग इसका इफिशियंसी निकालिए।
अच्छी बात ये है कि आपको इसमें वेलोसिटी रेशियो दे दिया, खाली आपको मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, वीआर आपको दे दिया। 40%। रिवर्सेबल मशीन नहीं होगा, क्योंकि रिवर्सेबल मशीन का होता है कि 50, ये इरिवर्सिबल होगा। देखिए आपको यहाँ बना हुआ है, गिवन में आपको दिया वेलोसिटी रेशियो 30, लोड दिया 1500, इफर्ट इफर्ट यानी कि जिसको हम लोग ई लिखते हैं, किताब में पी लिखा है 125 होता है। तो वी नो डेट मैग्निकल एडवांटेज बराबर डब्ल्यू बाई पी होता है। तो डब्ल्यू का वैल्यू दिया 1500, पी का वैल्यू दिया 125, तो 1500 बटा 125 12 हो गया। ठीक है, 1500 बटा 125 यानी कि 1200 हो गया। इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। तो एम ए आपको दिया था 12, आया है 12। वेलोसिटी रेशियो आपने 30 निकाला, 12/30 गुना 100 करेंगे तो आएगा 40%। ठीक है, सिंस efficiency of machine is less than 50%, therefore the machine is non reversible। ये मशीन होगा वो क्या होगा, नॉन रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या ये बात समझ में आई? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल का कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है, फॉर्मूला भी हमने आपको समझाया। तो स्टूडेंट, आज तक का जो मेरा क्लास अभी तक में जो हुआ, सिंपल मशीन में हमने क्या क्या पढ़ाया, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, हमने पढ़ाया, ठीक है, कि सिंपल मशीन क्या है, हमने आपको आगे पढ़ाया कि इफर्ट क्या होता है, फिर हमने आपको पढ़ाया लोड क्या होता है, फिर हमने आपको पढ़ाया था मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, फिर हमने आपको पढ़ाया था वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, फिर उसके बाद वेलोसिटी रेशियो के बाद हमने आपको पढ़ाया था कि क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो के बाद हमने आपको पढ़ाया कि इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी के बाद हमने आपको बताया कि इनपुट ऑफ मशीन क्या होता है, फिर आपको बताया कि आउटपुट ऑफ मशीन क्या होता है, फिर आपको हमने बताया कि आइडियल मशीन क्या होता है, फिर आपको बताया कि मशीन का फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, लॉस इन मशीन भी उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन जिसको कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया, आज हमने आपको बताया कि रिवर्सिलिटी ऑफ मशीन, रिवर्स मशीन क्या कहलाता है, और रिवर्सिबिलिटी जो एक्शन होता है वो किस तरह का होता है, और अगर 50% से ज़्यादा होता है तो वो रिवर्सिबल मशीन कहलाता है, और 50% से कम होता है तो ई रिवर्सिबल मशीन कहलाता है, यानी कि सेल्फ लॉकिंग मशीन कहलाता है। क्या आप लोगों को इतना चीज समझ में आया? सबको बोलना जरूरी है। ठीक है, सबको बोलना जरूरी है। तो आप लोग को इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास? तो अच्छा, रूटीन आपको सर भेज दिए हैं, उस रूटीन के हिसाब से मेरा कोई क्लास है नहीं, लेकिन कोशिश भी हम करेंगे क्लास में। ऑफलाइन भूल जाइए। अच्छा, आप ऑफलाइन करो, आप ऑफलाइन करो, क्या मेरा ऑनलाइन क्लास नहीं समझ में आता? मेरा सब्जेक्ट होता है। अच्छा, और सर आपको धीरे धीरे मेहनत करेंगे, जैसे मैथ वाले सर को मोबाइल में चलाने के लिए आता है, उनको भी अभी हमने बताया। फिजिक्स वाले सर को भी उतना नहीं हो पाता है, उनको भी कुछ कुछ लोग बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, हम लोग भी करते रहते हैं। आई होप कि सब लोग, आप अगर एकजुट हो जाए कि नहीं हमको पढ़ना है, ठीक है, तो वो करेगा। हम तो खुद पढ़ेबे करते हैं, फिर आप दूसरे सर को भी आप, अगर वो नहीं पढ़ा पाते तो उनको उनसे रिक्वेस्ट करो, वो जरूर पढ़े। ठीक है, मैकेनिक्स कितना दिन में खत्म करना चाहते हैं? आप चाहते हैं 2 दिन में खत्म करना, 3 दिन में खत्म कर देंगे? ठीक है, अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, नोट्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। देखिए क्या है ना कि आपका तो दूसरा पेपर नहीं हो रहा है, ठीक है, दूसरा पेपर नहीं हो रहा है, पर ये पेपर तो हो रहा है, तो इस पेपर को तो कंप्लीट कीजिए, कोई एक पेपर जल्दी से कंप्लीट होगा तो दूसरा पेपर पर लगा जाएगा। आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है बताओ? अच्छा, आवाज आ जा रहा है। सब आदमी म्यूट कर लीजिए, फिर एक आदमी पूरा बुक का नाम बताइए, क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है?
मैथ पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है, इंग्लिश भी होगा शायद, और कुछ है क्या? हाँ वही कम्युनिकेशन है। ड्राइंग में ग्राफिक्स है क्या? अच्छा ठीक। अच्छा एक चीज और बताएंगे कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो पढ़ रहे हैं, क्या ये बच्चे सिर्फ सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही पढ़ रहे हैं कि मैकेनिकलों वाला को पढ़ना है अभी? मतलब मैकेनिक्स इस बार नहीं पढ़ना है, अगले बार पढ़ना है। हाँ क्लास सिविल वाले के लिए, मतलब आप सिलेबस में देखे होंगे तो हो सकता है मे भी उसको भी दिया गया हो, नहीं होगा तो अगले बार दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू आप लोग को क्लास करने के लिए। और ये 13 से क्लास क्या होगा भाई, 39 को इन्वॉल्व हुआ है, 13 को प्रेजेंट है, उसमें वो हम भी होंगे, 12 प्रेजेंट है। बताओ और भाई, अब बच्चा क्या कहेगा जानते हो कि सर क्लासे नहीं चलता है ऑनलाइन, समझ ही नहीं आता। अभी पढ़ने के लिए आओगे तब ना समझ में आएगा, पढ़ो देखो समझ में कुछ नहीं आता है क्लास। मेरे पास सुविधा ही नहीं है ना, तो पढ़ाते हैं हम तो, 12th वाले को भी पढ़ाते हैं, उसको भी अभी लॉकडाउन लगेगा तो फिर इसी ऐप से पढ़ाएंगे। और चलो मेहनत कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। ठीक है। ठीक ठीक बाय।